गुड मॉर्निंग क्लास टेंथ स्टूडेंट। आज हम लोग ना डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, ये डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम का, आप लोग देख रहे हो। ठीक है, अच्छे से दिखाई दे रहा है ना डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इट बिगिंस फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस। मुंह से शुरू है और एनस पे जाके ख़त्म है ना। तो हम लोग एक एक ऑर्गन को पार्ट वाइज पार्ट पढ़ेंगे। जब हम लोग कुछ खाते हैं तो हमारा माउथ क्या होता है, वाटर्स होता है, थोड़ा सा पानी जैसा। अगर कुछ अच्छा चीज़ रख देंगे तो सबसे पहले तुम ही लोग को निकलना स्टार्ट होगा, है ना। सभी को होता है, बचपन में तो खास करके। तो दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट ए फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा दैट इज सिक्रीटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड। तो एक फ्लूइड है जिसको हम लोग सलाइवा बोलते हैं। और कहाँ से सिक्रीट होता है ये? सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। ठीक है, और जो हम भोजन करते हैं वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, तो इसको स्मॉलेस्ट में तोड़ा जाता है। तो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो ये जो ब्रेक डाउन होगा किसके द्वारा होगा? एंजाइम के द्वारा होगा। सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी एमाइलेज। तो सैलिवरी ग्लैंड ने रिलीज किया था सलाइवा, और सलाइवा में कौन सा एंजाइम है जी? सैलिवरी एमाइलेज है, जो ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को किसमें? सिंपल शुगर में। स्टार्च को किसमें मिक्स तोड़ देता है? वो सिंपल शुगर में तोड़ देता है। तो स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स था, उसी अवस्था में भोजन नहीं पच सकता है, हमारा बॉडी शुगर को ऑब्जर्व करेगा। तो जो सैलिवरी ग्लैंड था उसने क्या रिलीज किया? सलाइवा रिलीज किया। ठीक है, और ये सलाइवा में क्या होता है? सैलिवरी एमाइलेज होता है। जो सैलिवरी एमाइलेज क्या है? एक एंजाइम है। और ये एंजाइम क्या करता है? तो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है। स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स शुगर, तो इसको सिंपल में बदल देता है, सिंपल शुगर में बदल देता है। ठीक है, अब फूड जो है वो टंग उसको क्या किया? फूड चबा रहे हो ना, ठीक है, तो जब चबाते हो तो फिर उसको क्या करता है? मिक्सअप करता है सलाइवा को अच्छे तरीके से। अब फूड जो होता है वो पास करता है, और इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट। एक रेगुलेटेड मैनर में जाना चाहिए भोजन, ताकि क्या हो कि प्रॉपरली हर पार्ट में भोजन जाए। तो अब रेगुलेटेड मैनर पूछोगे कि ये क्या होता है, तो यहाँ एक टर्म हम लोग पढ़ाएंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता क्या है? तो देखो, लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। दिस इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसको ऐसे समझो कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फूड कहाँ जा रहा है? माउथ से देखो इसोफेगस में जा रहा है, और इस ट्यूब में जो जा रहा है तो इसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं, इसोफेगस को। ठीक है, तो जो फूड जा रहा है तो उसका ना रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन वाल में होना चाहिए, नहीं तो अच्छे से पास नहीं करेगा। अब देख लो, अगर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होता तो क्या होता? ठीक है, तो क्या होता? तो मान लो तुमको जैसे हम उल्टा लटका दें, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये मत समझना कि मैम हमको उल्टा लटका रहे हैं। एक एग्जाम्पल है, उल्टा लटका दें, रस्सी से बांध दें, ठीक है, और दोनों हाथ में हम तुमको एक एक एप्पल दे दें, बोले खाओ। तुम आराम से खा सकते हो ना, ऐसा तो नहीं कि तुम सीधा ही रहोगे तब भी खाओगे। ठीक है, बेड पे लेटे रहते हो और मम्मी आती होंगी, क्या करती होंगी? मुंह में मम्मी रसगुल्ला दे दो, मम्मी मिठाई दे दो, जो भी है खा लेते हो, आराम से पच जाता है, आराम से अंदर चला जाता है। क्यों? क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण। अगर मान लो भगवान ने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारे शरीर में ना बना के भेजा होता तो क्या होता? हम सीधा स्ट्रेट पोजीशन में रहते ना, तब भी खाना जाता हमारे अंदर। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, हम लोग उल्टा लेटे रहते हैं, कैसे खाना नहीं चाहिए, वो पोस्चर सही नहीं है, पर हम भोजन आराम से क्या कर सकते हैं? हमारे पेट में जा सकता है। तो ये एक एडवांटेज है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का, क्योंकि यहाँ क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है इस ट्यूब में, और पुश करता है भोजन को अंदर के तरफ, फॉरवर्ड के तरफ। ठीक है, अब भोजन कहाँ गया? देखो, ये भोजन गया स्टोमक में। कहाँ गया भोजन? स्टोमक में। ठीक है, किसके थ्रू गया? फूड पाइप और इसोफेगस, हमने पहले ही बोला है ना कि इसोफेगस इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप, वहाँ गया। स्टोमक इज ए लार्ज ऑर्गेन है, और जैसे ही भोजन करते हो तो वो एक्सपैंड होता है। ऐसे भी खाते हो तो कहते हो ना, अरे बाप रे मेरा तो पेट फूल गया है,
हाँ, तो पेट लगता है ना कि अब हो रहा है कुछ, तो स्टमक एक लार्ज ऑर्गेन है, जैसे ये एक्सपेंड होता है जब फूड इसमें एंटर करता है, ठीक है। और जो मस्कुलर वाल होते हैं स्टमक के, वो हेल्प करते हैं, जो फूड होता है ना उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह मिलेगा तभी पाचन होगा, तभी डाइजेशन होगा। तो जो मस्कुलर वाल होते हैं स्टमक के, वो हेल्प्स करते हैं कि फूड क्या हो, अच्छे से उसमें डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। तो डाइजेशन इन स्टोमक जो होगा वो कैसे कैसे होगा, आज हम लोग यहां तक चलेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर देखेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा वो देखो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्टोमक में। स्टोमक में कौन से ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। तीन चीज को दिमाग में रखना। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टोमक में है वो क्या क्या रिलीज किए? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या रिलीज किया? पेप्सिन और म्यूकस। अब इसका एक एक का काम देखो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना वो एसिडिक मीडियम बनाता है, और एसिडिक मीडियम जो होता है ना वो क्यों जरूरी है वो सोच लो कि क्यों जरूरी है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहे और वो एसिडिक मीडियम बने। क्योंकि जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है पेप्सिन, ठीक है, वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा। यानी कि अगर एसिडिक मीडियम नहीं रहेगा तो ये पेप्सिन एंजाइम काम नहीं करेगा। पेप्सिन एंजाइम काम नहीं करेगा तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोटीन डाइजेशन के लिए एसिडिक मीडियम होना जरूरी है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है और फिर पेप्सिन अपना काम करना शुरू कर देता है। और भी फंक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। अब क्या फंक्शन है बताऊं? कि जो भी बैक्टीरियाज वगैरह एंटर करते हैं शरीर में उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल कर देता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द फॉरेन मटेरियल। फॉरेन मटेरियल जो है उसको वो किल कर दिया अगर लिविंग मटेरियल है तो, ठीक है। अब थर्ड था म्यूकस। जो तीन चीज मैंने बोला था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस, तो अब म्यूकस का देख लो काम। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अब देखो एसिड इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो तो अपने वाल को भी गलाना शुरू करेगा ना। तो ये म्यूकस क्या करता है कि एक प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को, ताकि एसिड क्या करे, उसको कोई डैमेज ना कर पाए। तो म्यूकस बनेगा तभी ना स्टोमक का अपना जो वाल है वो डैमेज नहीं होगा, नहीं तो एसिड क्या करेगा, उसको भी डैमेज कर देगा, ठीक है। तो फिर कहाँ चला गया फूड? कहाँ चला गया? कहाँ गया? स्टोमक में, ठीक है। और वहां इतना काम हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलो। चलो अब हम लोग सबसे पहले बीच में ये देखेंगे कि जो हर्बीवोर्स होते हैं और क्योंकि अब हम आएंगे कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन पे, तब हम जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन पे, फिर एनस पे जाएंगे। तो इसमें एक चीज देख लो कि जो हर्बीवोर्स होते हैं और जो कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है, तो दोनों के स्मॉल इंटेस्टाइन में अंतर होता है। अब क्या होता है देख लो। जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं वो उसका अंतर देख लो। तो देखो जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो घास फूस खाते हैं, उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लंबा होता है और कार्निवोर्स का छोटा होता है। अब कहोगे कि क्यों लंबा होता है? तो हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीड ए लॉन्गर स्मॉलर इंटेस्टाइन to allow the cellulose to be digested. Herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. अब देखो वो घास फूस खाते हैं, 9 ही में पढ़े हो, घास फूस जो प्लांट होते हैं उसमें सेल्यूलोज होता है, तो सेल्यूलोज तो ऐसे नहीं पचेगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन उनका लंबा चाहिए ताकि वो अच्छे से पचा पाए। और जो मीट खाते हैं, जो कार्निवोर्स हैं जैसे टाइगर, उनको शॉर्टर होता है क्योंकि वो आराम से उनको पच जाता है, ठीक है। तो हर्बीवोर्स हैव लॉन्ग, क्या चीज बताओ, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोर्स। उनका लॉन्गर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन कार्निवोर्स की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि हर्बीवोर्स क्या खाते हैं? घास फूस खाते हैं, है ना। तो दे आर ईटिंग ग्रासेस नीड ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्टेड। सेल्यूलोज उनको पचेगा अच्छे से जब उनको स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा, लंबा होगा। और कार्निवोर्स का क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। किसके अपेक्षाकृत? हर्बीवोर्स के अपेक्षाकृत, ठीक है। अब आ गया समझ में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात तो हमने कर लिया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का, ठीक है। यहीं पे कंप्लीट डाइजेशन, तभी तक तो कंप्लीट नहीं हुआ था ना स्टोमक में, यहीं पे होगा।
अब क्या सब होगा देख लो। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ द लीवर एंड पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पस। अब यहां से लीवर और पेनक्रियाज का काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। अभी तक भोजन क्या था, एसिडिक था, अब अल्कलाइन बनता है, नहीं बनेगा तो पाचन नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो लीवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है और मीडियम कैसा हो जाता है जी, अल्कलाइन हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये अल्कलाइन मीडियम क्यों जरूरी है वो भी देख लो। एक कंसोलिडेटेड हम बोल ही दिए कि भोजन पचने के लिए जरूरी है, इसमें प्रोसेस वाइज देखेंगे। फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमैक इज एसिडिक, अभी तक एसिडिक था, एंड हैज टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पेनक्रिएटिक एंजाइम टू एक्ट। हमने बोला है कि पेनक्रियाज का काम शुरू होगा, तो पेनक्रियाज तब तक काम नहीं करेगा, उसका एंजाइम तब तक नहीं काम करेगा जब तक कि मीडियम क्या हो, अल्कलाइन ना हो। इसीलिए लीवर ने क्या किया, बाइल जूस सिक्रीट किया और कैसा बना दिया, मीडियम को अल्कलाइन बना दिया। अब बहुत सारा एंजाइम्स यहाँ पे रिलीज होता है, ठीक है। तो पेनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है, पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रियाज क्या सिक्रीट किया, पेनक्रिएटिक जूस सिक्रीट किया, ठीक है। और क्या हो गया, जो विच कंटेन एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन। पेनक्रियाज ने जो पेनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करता है उसमें कौन सा एंजाइम है, ट्रिप्सिन है, जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है। और क्या होता है, लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन एमल्सिफाइड फैट, जो फैट एमल्सिफाइड हुआ है उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, कौन सा एंजाइम, लाइपेज, ठीक है। तो यहाँ पे बारी बारी से जो पेनक्रिएटिक जूस है, जो पेनक्रियाज से सिक्रीट होता है, वो अपना काम करना शुरू करता है। तो क्या किया, पेनक्रियाज सिक्रीट किया पेनक्रिएटिक जूस, जो एंजाइम कौन सा रखता है, ट्रिप्सिन, और ये ट्रिप्सिन किसको डाइजेशन करता है, प्रोटीन को, ठीक है। और लाइपेज किसको करता है जी, फैट्स को, ठीक है। और इस तरीके से क्या होता है कि जो फूड मॉलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स था वो धीरे धीरे कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है, किस किस में, तो देख लो, प्रोटीन्स किस में होगा, एमिनो एसिड में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किस में होगा, ग्लूकोज में, और फैट किस में होगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। और जो डाइजेस्टेड फूड अब हुए जो स्मॉल इंटेस्टाइन में थे, ठीक है, तो उसमें एक और चीज होता है कि विली प्रेजेंट होता है। विली कैसा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। तो विली बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज किया तो सारा भोजन क्या हो गया, अब्जॉर्ब हो गया, क्योंकि शरीर से बाहर तो सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड जाना चाहिए, तभी ना फायदा होगा शरीर को। इतना खाओगे और सब बाहर चला जाएगा तो कोई फायदा नहीं है ना, शरीर में तो पूरा न्यूट्रिशन रहना चाहिए। तो विली ने मदद किया, ठीक है। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो पास कहाँ करते हैं, फिर जो अनअब्जॉर्ब्ड होते हैं उसको कहो अनअब्जॉर्ब्ड फूड, वो कहाँ जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। और वहां भी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो जो वाटर वगैरह उसके साथ जाता है उसको क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। और उसके बाद जो बचता है रेस्ट ऑफ द मटेरियल वो होता है रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस, ठीक है। और एनस के पास क्या होता है, एक स्फिंक्टर मसल होता है जो एग्जिट को कंट्रोल करता है। तो एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से भोजन जो अनडाइजेस्टेड होता है वो शरीर से बाहर फिर निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये था तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट में हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशंस, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम और फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो इसको तुम लोग इतने को अभी देख लो, ठीक है। चलो ओके बाय।